एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ अगेन सीबीएसई का है, फर्स्ट फ्लाइट का है। जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो अमांडा है। तो बेसिकली अमांडा जो है वो एक पोएम है। पोएम के थ्रू एक चाइल्ड का क्या मतलब उसके जो अपब्रिंगिंग है उसको पेरेंट्स के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए या फिर उसको कितनी आज़ादी दी जानी चाहिए, एक बच्चे के लिए कितनी आज़ादी सही होती है, कितना रेस्ट्रिक्शन सही होता है, उसको कितने सपने के देखने के राइट देने चाहिए, आप उसको कितना स्पेस देते हो अपने प्राइवेसी के लिए, ये सब कुछ इस पोएम का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलूँ तो यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट अमांडा, जिसको लिखा है किसने? रॉबिन क्लिन ने। Summary of the Amanda. This article is about Amanda Summary. Its poet is Robin Kellin. The poem focus on the upbringing of a small child. एक small child का कैसे upbringing होता है उस पर based है ये poem। तो जो चाइल्ड है उसमें हुज नेम इज़ अमांडा, उस स्मॉल चाइल्ड का जो नाम है जिस पर फोकस है ये पूरा का पूरा पोएम, उसका नाम है अमांडा। इट फोकस ऑन द स्ट्रगल्स दैट अ चाइल्ड इज़ फेसिंग। पोएट रॉबिन कैलिन मेक्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। और यहाँ पर जो पोइट हैं वो इस पर फोकस करते हैं कि जो चिल्ड्रन है ना उनको कभी डिप्राइव नहीं करना चाहिए उनके फ्रीडम से। However, it is the parent who are responsible for the proper upbringing of their child. लेकिन ये यहाँ ये भी है कि पेरेंट्स को responsible होना चाहिए उनके proper upbringing का, किनके बच्चों का। बट दैट शुड नॉट मेक द चाइल्ड फील इम्प्रिजन्ड, लेकिन उतना ही करना चाहिए जिससे कि एक बच्चे को कैदी टाइप का फीलिंग ना आए कि वो कैद है कहीं पर। Here Amanda is ready to be acceptable by society and this training wants her freedom to be cut short. और यहाँ पर क्या है ना कि अमांडा को रेडी किया जा रहा था सोसाइटी के लिए कि भाई हम सोसाइटी में कैसे उठे बैठे, कैसे बातें करें, क्या चीज़ें करें तो हम लोगों को अच्छा बोला जाएगा, क्या चीज़ें नहीं करें जिसके लिए हम लोगों को बुरा का टैग लग जाएगा कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता, इसके पेरेंट्स ने तो इसको मैनर्स नहीं सिखाया, इसको तो ये ना आए, इसको तो वो नहीं आए। जैसे कि हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि क्या कहेंगे लोग, चार लोग क्या कहेंगे लोग, कुछ ऐसा करके स्लोगन भी बना था भाई। हम लोग मतलब सोसाइटी के लिए हम लोग का जो फोकस है बहुत ज़्यादा है, मतलब खुद के एनहांसमेंट से ज़्यादा ध्यान हम लोगों को इस चीज़ पे रहता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, जिसके लिए हम अपने बच्चे को तैयार करते रहते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करते रहते हैं, उनको पनिश कर देते हैं, समटाइम्स कुछ अब्यूज़ कर देते हैं, भला बुरा बोल देते हैं, गुस्से से किसी रूम में बंद कर देते हैं, मे भी दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग समाज के लिए अपने बच्चे को रेडी कर पाएँ। हालांकि वो चीज़ गलत नहीं है लेकिन एक लिमिट तक ही। And this training wants her freedom to be cut short. Her imagination is not given sufficient space and therefore it is making her annoyed. क्योंकि हम बच्चे लोग के इमेजिनेशन को समझ नहीं पाते कि आखिर वो क्या इमेजिन कर रहे हैं, उनके क्या सपने हैं, वो कितना स्पेस चाहते हैं। यहाँ भी इसके साथ ऐसा हो रहा था कि जो अमांडा थी उसके जो इमेजिनेशन थे उसको सफिशेंट स्पेस नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो क्या हो रही थी, वो अनॉयड हो रही थी। दिस अनॉयंस इज़ मेकिंग हर डिज़ायर इवन टू बी एन ऑर्फन। और उसका ये अनॉयमेंट इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो खुद को ऑर्फन भी समझने लगी थी। मतलब वो अपने जो उसकी जो कल्पनाएं थी वो उस हद तक चली गई थी कि उसको लग रहा था कि अगर मैं अनाथ होती तो ज़्यादा बेटर होता। आप देख रहे हो कि बच्चों लोग का लिमिट कहाँ तक चला गया है इमेजिनेशन का। मतलब वो खुद को अनाथ भी लग रहा था कि बेटर रहती शायद। मेकिंग हर डिज़ायर इवन टू बी एन ऑर्फन. This continuous annoyance was making her too much moody. Hence, the whole trajectory of this poem is something with which we are all very much familiar. और हम लोग इससे बहुत फेमिलियर हैं, ये सबके घर में होता है। सब पेरेंट्स लोग सिर्फ यही, मेरा बेटा अच्छा, मेरा बेटा अच्छा, मेरा बेटा अच्छा। मतलब अच्छे का कोई मेज़रमेंट नहीं है। अगर हम लोग बोले ना कि आपका बेटा आपको कितना अच्छा चाहिए तो शायद वो मेज़र करके ये स्केल में ना बता पाए, क्योंकि अच्छेपन का कोई स्केल हुआ ही नहीं, ना ही बुरेपन का। The theme of the poem, in the poem Amanda, the central theme is majorly focused on control and freedom. यानी कि ये जो poem है बेसिकली वो कंट्रोल और फ्रीडम को है कि कितना कंट्रोल सही है, कितना हाउ मच यू कंट्रोल योर चाइल्ड एंड हाउ मच गिव यू फ्रीडम टू योर चाइल्ड। दिस इज़ द बेसिक मतलब बेस्ड है इस पोएम का। The figure of Amanda, who represent the longing for freedom, and her mother, who represent instructional control over freedom.
और यहाँ पर ये जो कहानी है ये उसकी मम्मी और उसके बीच का है। उसकी मम्मी उसको हमेशा से फ्रिक्वेंट इंस्ट्रक्शन देती जाती है, तुम ये करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसा करो, तुम वो मत करो, ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, वैसा करोगी तो वैसा होगा। जनरली सबके घरों में जैसे पेरेंट्स लोग करते हैं। हालांकि मैं फिर से ये बोलूँगी कि मैं ऐसा कोई भी मैसेज नहीं दे रही हूँ कि पेरेंट्स गलत करते हैं या फिर बच्चों को उनका मैसेज नहीं सुनना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा से जितने भी स्टोरी मैंने पढ़ा, मैंने मैसेज दिया, सब में मैंने एक ही बात बोला, अति सर्वत्र वर्जते होता है। एक लिमिट तक सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर आप लिमिट से बाहर करोगे, रादर वो चाइल्ड हो, रादर दे आर पेरेंट्स हो, दोनों के लिए ही वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। And her mother, who represents instructional control over freedom, highlights the contrast. Amanda is narrative of a little girl whose parents continually regulate and advise her to do one thing or the other. Amanda's freedom is limited by any type of instruction or intervention. The poet also focuses on element of raising children and how parents will go to any length to ensure that their child is well educated. और अपने बच्चे को well educated बनाने के लिए जो पेरेंट्स हैं ना, वो कोई लिमिट ही नहीं लिखते। यानी कि फिर वो मतलब शर्मा जी का बेटा को देखो, वर्मा जी का बेटा को देखो, इसको देखो, उसके रिलेटिव को देखो, मौसी का बेटा देखो, बुआ का बेटा देखो, मामा जी का लड़का देखो। मतलब पेरेंट्स लोग फ्रीक्वेंटली ऐसे रेफरेंसेस दे के अपने बच्चे को पता नहीं क्यों एक पपेट बनाना चाहते हैं एजुकेटेड का। मतलब उनको लगता है कि शायद वही अगर बना दिया तो सब कुछ कर लिया। तो क्या वाकई वो लाइफ है? क्या वाकई आप अपने बच्चे को लाइफ दे रहे हैं? सिर्फ एजुकेटेड बना देना ही काफ़ी है? मतलब इतना ये करो, वो करो, जाओ पढ़ने बैठो, जाओ पढ़ने बैठो, जाओ पढ़ने बैठो, समटाइम्स बुला लो, आओ खेलने आओ, आओ थोड़ा बात करो, ऐसा भी करो। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है और ये बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है। दोनों से ही एक फैमिली, एक समाज का निर्माण होगा। अगर एक के ऊपर हम लोग पूरा फोकस करें और उसको ऐसे ही जैसा इस स्टोरी में रिप्रेजेंट किया गया है, तो भाई इस बच्चे में वो अपना सपना, अपना स्पेस, अपना इमेजिनेशन देखने का टाइम ही नहीं है। हम लोग को एक पपेट रेडी करना है समाज के लिए। अभी बोला ना, जो समाज में उठने बैठने लायक बन सके, जो आके ही बोले वाह आपका बेटा बेटी तो बहुत अच्छा है, आपने तो बहुत अच्छा रेडी किया है, इंग्लिश मैथ्स में तो बहुत अच्छा मार्क्स पाता है, साइंस में कुछ ऐसा। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी समरी को। अमांडा समरी इन इंग्लिश। दिस पोएम एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ लिटिल गर्ल्स माइंड हु इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट डूज एंड डोंट्स बाय हर मदर। और ये जो पोएम है वो सिर्फ एक्सप्रेस करता है, बार बार उस लिटिल गर्ल को, छोटा सा बच्चा को हमेशा बोला जाता है, कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके मम्मी के थ्रू कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बोला ना, समाज के लिए एक मुझे पपेट बनाना है भाई। मुझे नहीं देखना मेरा बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है, उसका मेंटल क्या मतलब जो स्टेटस ऑफ माइंड है वो क्या है, क्या वो ले पा रहा है, क्या उसको मज़ा भी आ रहा है, क्या उसको इंटरेस्ट है इसमें, ये हम लोग देखते नहीं हैं। डायरेक्ट उस पर थोप देते हैं, यू हैव टू डू दिस। तो द गर्ल नेम्ड अमांडा एंड हर मदर हु इज़ इरिटेटिंग हर फॉर हर मिस्टेक्स। और हर चीज़ में उसको रोकना टोकना हम लोग भी करते हैं अपने बच्चों के साथ। हर चीज़ में उनको रोकते हैं, टोकते हैं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा करो, वैसा करो। हर चीज़ में मत करो, गिव लिटिल बिट स्पेस टू देम। हर मदर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस नॉट टू हंच हर शोल्डर एंड टू सिट अप स्ट्रेट। मतलब हर स्टेप में बताओ, अब वो अपने कंधे को अगर झुका के बैठी है तो उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम शोल्डर को ऐसे करके बैठो, तुम स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट जैसे यहाँ बैठी हुई है, तुम अपने शोल्डर को झुका के मत बैठो। हर मदर रिमाइंड्स हर फिनिश हर होमवर्क। उसकी मम्मी उसको याद दिलाती है कि गो एंड फिनिश योर होमवर्क। द लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ लाइफ इन द ओपन। और ये जो बच्ची है ये अपना लाइफ इमेजिन करती है फ्रीडम में, कि मुझे कहीं फ्री में रहना है, जहाँ कोई बर्डन ना हो, जहाँ कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस ना हो। एटलीस्ट मैं वहाँ वो चीज़ें कर पाऊँ जो कि मैं खुद करना चाहती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा आज़ादी का फील हो, कुछ ऐसा। हर मदर ऑल्सो बिलीव दैट शी सिट्स इन अ स्लगिश मैनर। मतलब वो जैसे तैसे बैठ रही है। टू दिस अमांडा यूजेज हर इमेजिनेशन टू एस्केप हर पेरेंट्स डे टू डे कमांड्स। और वो बचना चाहती है डे टू डे कमांड से। वो थक गई है, वो इरिटेट हो चुकी है अब इन सब चीज़ों से। शी क्लेम्स देयर इज़ अ serene emerald sea with only me as a resident। और वो अब क्लेम करती है, वो ऐसा इमेजिन करती है कि मैं बिल्कुल एक ऐसे शांत, सेरेन मतलब एक शांत जगह पे जाऊँ, कामफुली जगह पे,
एक ऐसे एमरल्ड में जाऊँ जहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। शी फाइंड ट्रैंक्विली इन हर ओन मेडअप यूनिवर्स, और वो वहाँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो है जो यूनिवर्स उसने बनाया है और सिर्फ वही है। वेयर देयर आर नो बाउंड्रीज, जहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ऐसा करना है वैसा करना है। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डू दिस, डोंट डू दिस, लाइक दैट। Amanda imagined herself as a free-spirited mermaid gliding across the green sea gentle waves, और ये खुद को मरमेड जैसा इमेजिन कर रही है कि मैं बिल्कुल आराम से हूँ, फ्रीली हूँ, अक्रॉस द ग्रीन सी में मैं बिल्कुल वेव्स में तैर रही हूँ, मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। Amidst this, Amanda is also dragged out of her dreams by her mother, और इस सपने से भी उसकी मम्मी उसको क्या करती है, ड्रैग कर लेती है। ऑन वेदर शी क्लीन हर रूम एंड शूज़, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन किए। मतलब वो ये सपने भी नहीं देख पा रही है, वो जब कुछ ऐसा देख रही है उसकी मम्मी अगेन आ रही है और उसको एक कमांड और इंस्ट्रक्शन देके चली जा रही है। अमांडा has another daydream in which she imagined herself as an orphan wandering freely barefoot in golden silence and uninterrupted। फिर से वो क्या करती है, डे ड्रीम करने लगती है, और अब वो अपने आप को क्या समझने लगती है, ऑर्फन, कि मैं ऑर्फन ही बनना चाहती हूँ, मैं खाली पैर घूमना चाहती हूँ बिल्कुल रास्तों में जहाँ पर बिल्कुल शांति है, कोई इंटरप्शन नहीं है, बिल्कुल गोल्डन साइलेंस है, फ्रीडम है, कुछ ऐसा। सी अटर्स, वो बड़बड़ाती है, दैट शी वुड हैव एन्जॉयड हर फ्रीडम दैन, तब वो क्या कर सकेगी, अपना जो फ्रीडम है उसको एन्जॉय कर सकेगी। हाँ भाई, इस पे सबका ये बर्थ राइट है किसी का। बाई मेकिंग द पैटर्न ऑफ हर बेयर फीट ऑन द सैंड शी वुड लाइव अ पीसफुल लाइफ, और इससे क्या कर सकती है, वो बिल्कुल शांति का लाइफ जी सकती है। हर मदर नैगिंग कंप्लेंट्स ब्रेक हर डे ड्रीम, और हमेशा से उसकी मम्मी क्या करती है, उसके डे ड्रीम को ब्रेक कर देती है कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे के। The mother forbade Amanda not to eat chocolate because of her acne and pimples। अब वो चॉकलेट खाने में भी मना करती है उसकी मम्मी कि तुमको एक्ने हो रखा है, तुमको पिंपल्स हो रखा है, तो तुम चॉकलेट भी नहीं खाओगी। She also rebukes her for not looking at her while she is talking to her। इवन कि वो इसके लिए भी डांट सुनती है कि जब मैं तुमको कोई इंस्ट्रक्शन कर रही हूँ तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो, तुम इधर उधर क्यों देखती हो, कुछ ऐसा भी। Amanda is enjoying another dream that now she fantasizes herself a Rapunzel। अब ये खुद को क्या समझ रही है, Rapunzel, ये ऐसा कुछ ऐसा समझ रही है खुद को। अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल, अब वो फेरी टेल में चली गई है। सोचो इसका इमेजिनेशन कहाँ तक जा रहा है, बेचारी डे ड्रीम कर रही है कि काश मैं ऐसा होती, काश मैं अपने लाइफ को वैसे जी पाती। तो अभी वो अपने आप को रैपुंज़ल के कैरेक्टर में देखना चाह रही है जो कि फेरी टेल में वो पढ़ती थी, एंड वांट्स टू लिव लाइक हर, और वो उसके जैसा रहना चाहती है ह्यूज टावर पे पीसफुली। सी यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल बहुत कॉमन है, दो तीन चीज़, एक तो फ्रीडम, मतलब वो हर एक डे ड्रीम में वो फ्रीडम को उसके फोकस है। सेकंड उसका फोकस है पीस पे, यानी कि उसको पीस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, वो बिल्कुल शांति से अपना ज़िंदगी जीना चाहती थी। थर्ड जो मेन है वो था इंटरवीन, मतलब जो उसकी मम्मी बार बार इंटरप्ट करती थी, विदाउट एनी इंटरप्शन वो जीना चाहती थी साइलेंस से, वो भी गोल्डन साइलेंस, ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल गोल्डन, यानी कि पिन ड्रॉप साइलेंस। सी ड्रीम्स दैट शी विल नेवर लेट डाउन हर हेयर फ्रॉम द टावर लाइक रपुंज़ल, और वो भी ऐसा सोच रही है कि मैं भी अपने बालों को कभी नीचे नहीं करती टावर से। इन द टावर शी विल लिव अलोन एंड पीसफुल। सी अगेन वो अलोन रहना चाहती थी, पीसफुली रहना चाहती थी अपने ज़िंदगी में। शी विल नेवर अलाउ एनी वन टू कम टू द टावर, और वो किसी को अलाउ नहीं करना चाहती थी कि कोई भी आए टावर में और उसके साइलेंस जोन को क्या करे, ब्रेक करे। ये उसका इमेजिनेशन था। मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें जो अमांडा है वो किस हद तक, मतलब उसका जो एनॉइड पावर था वो किस हद तक मतलब बिगड़ चुका था, वो क्यों मूडी नहीं हो जाती, वो क्यों बार बार झगड़ा नहीं करती या फिर क्यों गुस्सा नहीं करती, यानी कि अंदर से उसका कुछ इमेजिनेशन फुलफिल ही नहीं हो रहा था। फाइनली द मदर फॉरबिड्स हर फ्रॉम बीइंग मूडी, और बाद में उसकी मम्मी क्या उसको बोलने लगती कि तुम मूडी हो गई हो, तुम किसी का बात नहीं सुनती हो, तुम ऐसा नहीं करती, तुम वैसा नहीं करती, बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट एनी वन टू मेक हर फील गिल्टी दैट शी इज़ हैरेसिंग हर डॉटर, क्योंकि वो मतलब वो ये नहीं समझना चाहती थी, बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट टू एनी वन टू मेक हर फील, वो किसी को ये फील नहीं कराना चाहती थी कि शी इज़ हैरेसिंग हर डॉटर, कि वो अपने बच्चे को हैरास कर रही है। एट दिस टाइम द पोएट हैज़ नॉट रिटन एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अमांडा साइड्स, और इस जगह पे जो पोएट है वो अमांडा के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिखते हैं।
दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग हैज़ मेड हर सो अपसेट दैट शी हैज़ बीन स्टॉप्ड ड्रीमिंग। वो इतना अपसेट हो चुकी थी कि अब वो ड्रीम देखना भी बंद कर दी थी ऑफ हर सेल्फ एज समवन एल्स। सी always tries this only in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents। और वो सिर्फ भागना चाहती थी continuous harassment and dominance किससे, अपने पेरेंट्स से। बोला ना एक लिमिट तक करो, एक लिमिट के बाहर कुछ भी मत करो, वो बच्चा हो या पेरेंट्स हो, हर चीज़ लिमिट में अच्छा लगता है। अमांडा's पेरेंट फील दैट शी इज़ नॉट रिएक्टिंग बिकॉज शी इज़ अनॉयड। उसके पेरेंट्स लोग को लगता था कि वो रिएक्ट इसीलिए नहीं करती क्योंकि वो अनॉयड है। हर एक्शन हैव मेड हर पेरेंट्स लुक बैड। और उसके जो एक्शंस हैं उसके लिए उसके पेरेंट्स को लगता था कि यार मतलब उनका रिफ्लेक्शन ख़राब जा रहा है। एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर इमेज। और उनको सिर्फ इमेज, पेरेंट्स को इमेज का इतना क्यों पड़ा रहता है, मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझते हैं वो कि हाथ के पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, क्यों वो पाँच के पाँचों उंगली को बराबर खींच के बराबर करने के लिए रहे हैं। हर चीज़ को क्यों कंपेयर करते हैं, मार्क्स के लिए, नॉलेज के लिए, इसके लिए। कोई अच्छा उठे तो उसका रेफरेंस दे, कोई अच्छा बात करे तो उसका रेफरेंस दे, किसी के मार्क्स अच्छे आए तो रेफरेंस दे, कोई अच्छा चल बोल लेता है उसका रेफरेंस दे, कोई इंग्लिश में बात कर लेता है। आजकल तो इसके लिए भी बच्चे ताना सुनते हैं, शी देखो उसका बच्चा कितना अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता है, तुमको तो इंग्लिश में भी नहीं बात करना आता, तुमको तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, देन ऑल्सो यू वॉन्ट कुछ ऐसा भी, मतलब कुछ अजीबोगरीब रिएक्शंस। तो यहाँ भी वही था कि उसके इमेज के बारे में लेके उसकी बच्ची क्या फील कर रही है, किस चीज़ से गुजर रही है, इससे किसी को पड़ा नहीं था। उन लोगों को पड़ा था कि उसका इमेज ख़राब ना हो जाए समाज में। दे आर एनेक्शियस अबाउट हाउ सोसाइटी वुड जज दैम इफ़ देयर यंगस्टर इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रम्पी। और उन लोगों को लग रहा था कि ये जो समाज है ना उनको कैसे जज करेगा अगर उनके बच्चे ऐसे हो जाएंगे। तो ये तो था समरी इसका। अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा कंक्लूज़न भी देख लेते हैं कि कंक्लूज़न क्या है इस पोएम का। तो द पोएम कन्वे द मॉरल दैट चिल्ड्रन नीड टू बी अलाउड मोर फ्रीडम। एक आप देखो, आप जज करो कि अपने बच्चे को कितना फ्रीडम देना है, उसको कितना रेस्ट्रिक्शन रखना है। ऐसा भी नहीं है कि रेशियो 80% रेस्ट्रिक्शन है 20% फ्रीडम है, या फिर ठीक इसका उल्टा कि 20% रेस्ट्रिक्शन है और 80% का फ्रीडम है, उससे भी बिगड़ेंगे। ट्राई कीजिए 60-40 का रेशियो, ट्राई कीजिए 50-50 का रेशियो, तो बहुत ही बेटर अगर कोई कर पाए तो। हालांकि ऐसे इक्वलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि रियलिस्टिक नहीं लगता। तो थोड़ा बहुत 60 का रेस्ट्रिक्शन करते हैं तो 40 का उसको फ्रीडम दो, या फिर अगर 60 का फ्रीडम करते हो तो 40 का उसको रेस्ट्रिक्शन डालो। यानी कि रेशियो अपने अंदर ही कैलकुलेट कर लो कि कितना क्या करना है। It is true that children need to be taught good manners and etiquette, but parents must also remember to give their infants their personal space। ये सही है कि हमको उनको मैनर सिखाना चाहिए, उनको समाज के तौर तरीके, उठने बैठने चलने के तरीके सिखाने चाहिए, एटिक्वेट सिखाने चाहिए। लेकिन इसके साथ भी ये भी हम लोग को याद रहना चाहिए कि उनके वो जो इन्फेंट हैं उनका अपना एक पर्सनल स्पेस भी है, उनका एक अपना पर्सनल थिंकिंग भी है, वो नहीं भूलना चाहिए हमें। पर्सनल स्पेस, एम्पल टाइम टू लर्न एंड एन्जॉय देयर यूथ लाइफ। और हम लोग को उनका जो लाइफ है, उनका जो एक एज है, उस एज में अपना, हम लोग भी तो उस एज से गुजरे हैं, हम लोग भी तो उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि उस एज में वो बच्चा क्या फील कर रहा होगा, उसके डिमांड्स क्या हो सकते हैं, उसके नीड्स क्या हो सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं। Excessive nagging may make them annoyed and disobedient and hence they may develop a type of dislike of real life। और एक्सेसिव जो नैगिंग है, कि एक्सेसिव जो कंट्रोल है, एक्सेसिव जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेसिव जो इंटरप्शंस हैं, वो एक टाइम के बाद क्या कर देते हैं, बच्चे को अनॉयड करते हैं और उसको डिसोबीडियंस बनाते हैं। जिसके कारण क्या हो जाता है कि उनको रियल लाइफ से भी, उनकी रियल लाइफ भी उनको अच्छी नहीं लगती, इरिटेटिंग लगती है। यहाँ पर देखा ना कि वो हद क्या था कि उसने अपने आप को अनाथ लगा कि मैं अनाथ हो जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। It is the moral responsibility of the parents to raise their children in such a way that they understand their point of view rather than becoming frustrated। और ये पेरेंट्स का भी काम है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करवाए बच्चों को भी कि भाई मैं आप लोगों के अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। पेरेंट्स ये हमेशा समझाते चले बच्चों को कि मैंने तुमको ये करने से मना किया, पता है क्यों किया, क्योंकि इससे ये हो सकता था बेटा। गिव देम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दो उनको कि देखा ऐसा हुआ था, देखो इसीलिए मैं मना करा था। इससे क्या होगा ना कि वो रिलेट कर पाएंगे, वो इस चीज़ को समझेंगे कि आपने उनको मना क्यों किया। क्योंकि आज के जनरेशन्स, जो हम लोग के जो बैकडेटेड जनरेशन्स हैं, वो काफ़ी समझदार हैं, यानी कि उनका माइंड काफ़ी डेवलप है आज के जनरेशन का।
तो अगर आप उनको रियल लाइफ करंट लाइफ से एग्जाम्पल दोगे तो दे कैन रिलेट इजीली और वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, ना वो अनॉयड होंगे, ना उनको इरिटेटेड लगेगा, ना वो रियल लाइफ से बोरिंग होंगे। अपने लाइफ का जो एज है उन लोग का, जिस जिस एज में वो जा रहे हैं, उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा। वो बिल्कुल समाज के साथ घुल मिल पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदार के साथ, जैसा भी आप चाहते हैं। तो दे अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड से नहीं होगा, हम लोग को समझना पड़ेगा दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ दोनों के लिए बोलूँगी मैं कि दोनों का इंपॉर्टेंट है, वो चिल्ड्रन हो या पेरेंट्स हो, दोनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज मतलब हम लोग से ही निर्माण होगा। किसी एक पर फोकस करके समाज का निर्माण ना कभी हुआ ना कभी हो सकता है। तो इसका जो सेंट्रल थीम है इस पोएम का, मे बी दे कैन आस्क क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसका सेंट्रल थीम क्या था अमांडा का। तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। एक चाइल्ड के अपब्रिंगिंग के बारे में था इस पोएम का फोकस, हमने देखा। और ये चाइल्ड कौन थी? अमांडा थी इस पूरे पोएम का फोकस। While it is important for parents to teach their children what is right and what is wrong, ये important है पेरेंट्स के लिए कि वो बताए कि उनके चिल्ड्रन के लिए क्या सही है क्या गलत, एंड इंस्टिल गुड मैनर्स इन दैम, और उन पर क्या फीड करे? अच्छे मैनर्स फीड करे। दे ऑल्सो नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द विशेस ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन इसके साथ भी उनको ये सेंसिटिविटी होना ही चाहिए कि उनके बच्चे का क्या विश है। In the poem, Amanda is constantly being scolded and negged by parents for even trivial things like eating chocolates। और यहाँ पर इस पोएम में जो अमांडा थी वो कॉन्स्टेंटली स्कोल्ड हो रही थी, अपने पेरेंट्स के थ्रू नेगेड हो रही थी, इंटरप्ट कर रहे थे उनके पेरेंट्स, मतलब फ्रिक्वेंटली उनको कमांड दिए जा रहे थे, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ये करो, शूज़ साफ़ कर लो, रूम साफ़ कर लो, चॉकलेट मत खाओ। सी इवन की एक छोटी चीज़ जो एक चॉकलेट जो बच्चों की हमेशा अच्छी लगती है, यानी कि वही उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ले आओ ना एक गिलास पानी, ले आओ ना चॉकलेट दूंगा। मतलब एक चॉकलेट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उस बेचारी को वो भी खाने नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उनको एक्ने और पिंपल्स निकल आएंगे। अमांडा डील विद दिस अनप्लीजेंट सिचुएशन बाय स्केपिंग इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड। और अमांडा ये सब से डील कर रही थी, भाग रही थी, स्केप करना चाहती थी और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना चाहती थी जहाँ पर वो अलोन हो और फ्री हो। द पोएम गिव्स द मैसेज दैट पेरेंट्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देयर चिल्ड्रंस। यहाँ पर मैसेज दे रहा है पोएम कि पेरेंट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए चिल्ड्रंस के फ्रीडम को, टू सच एन एक्सटेंट दैट दे फील सफोकेटेड। उस हद तक नहीं करना चाहिए जिस हद तक वो सफोकेटेड फील करने लगे। ऐसा ना लगे कि इस रेस्ट्रिक्शन में मेरा दम घुट रहा है, अगर ये पेरेंट्स नहीं होते तो मैं क्या लाइफ जी सकता था या जी सकती थी। इस हद तक उनको सोचने पे मजबूर मत कीजिए, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनके लाइफ को दीजिए, थोड़ा टाइम बिताइए, उनके साथ भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बड़े हो गए हैं तो बच्चों से कुछ सीखने को नहीं मिलता। मुझे लगता है बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गिर कर जो उठने का जज्बा है ना, ये सिर्फ बच्चों में ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, वो गिरते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, कोई उनको देख के हंस रहा है तो भी वो उतना माइंड नहीं करते, अपने कपड़े झाड़े और उठ के चलने लगे। तो ये इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जल्दी मान जाना, ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहना, सॉरी बोल देने से तुरंत आके गले लग जाना, ये सब इन्हीं लोगों से तो सीखने को मिलता है। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, चिल्ड्रन से भी और बच्चों के पेरेंट्स से भी, कि वो इस पोएम को देखें, इससे मैसेज ले और अपने फैमिली को, अपने समाज का अच्छा निर्माण करें। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।